लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम प्रोकैरियोटिक सेल देख रहे थे। हमने 3 लेक्चर कवर किए हैं जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, सेल इन्वेलप और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में देखा। आज हमें देखना है मेसोसोम और क्रोमेटोपोर। जब मैं स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था उस दौरान मैंने मेसोसोम और क्रोमेटोपोर को बनाकर दिखाया था। आज हम फिर से स्ट्रक्चर को देखेंगे, देन हम इसके बाद क्या करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, डीपीपी करेंगे और साथ साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एनसीईआरटी से बाहर भी हूं या अंदर के भी हो एनसीईआरटी के, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले आप एनसीईआरटी देख सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा हो कि मेसोसोम कहां पे है तो भैया ये यहां पर लिख रहा है मेसोसोम करके, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर हम एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे। ठीक है, ये पूरी एनसीईआरटी जो हमें पढ़ना है, इसके बाद डीपीपी है जिसे हमें करना है। अभी हम कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज के इस लेक्चर को और देखते हैं भैया मेसोसोम क्या होता है। तो अगर मैं मेसोसोम की बात करूं तो सबसे बेसिक सी बात जो मैंने उस दौरान बता दी थी जब मैं स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं देखा वो यहां पर देख लें। अगर मैं एक बैक्टीरिया को बनाता हूं तो ये बैक्टीरिया सामने दिख रही होगी। बैक्टीरिया का अगर मैं पार्ट की बात करता हूं तो आपको पता ही होगा भाई, लेयर वर की हमने बात कर ली। ग्लाइकोकैलिक्स होता है, सेल वॉल होता है और सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल इन्वेलप वाला पार्ट हो जाता है। हमें इसकी बात यहां पर नहीं करनी है, हमें बात करनी है मेसोसोम की कि भैया मेसोसोम क्या होता है। तो मेसोसोम जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ध्यान दीजिएगा, 3rd नंबर वाली लेयर जो आपको दिख रही है, जिसे हमने क्या कहा, जिसे हमने सेल मेम्ब्रेन कहा। तो सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड होती है कई जगह। इनफोल्ड होकर कुछ ऐसे, देखिए सामने जो मैं बना रहा हूं, ये इनफोल्डिंग है सेल मेम्ब्रेन की। हो सकता है कि ये इनफोल्डिंग ऐसी हो सकता है कि ये इनफोल्डिंग ऐसी हो, और हो सकता है कि ये इनफोल्डिंग ट्यूब जैसे हो, ऐसे हो। ये कई तरीके की इनफोल्डिंग पाई जा सकती है। मेनली 3 टाइप की इनफोल्डिंग पाई जाती है। पहले वाले को हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इनका पार्टिकुलर कुछ ना कुछ नाम होता है। इनके नाम भी लिख लीजिएगा आप, अगर नोट्स बना रहे हैं तो बढ़िया से नोट्स बनाइए। इसको हम बोलते हैं वेसिकल। क्या बोलते हैं, इसको हम वेसिकल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ये अगर दिख रही होगी आपको तो लैमिला टाइप दिख रही होगी, एक लैमिला स्ट्रक्चर होती है, आप डायरेक्ट याद रखेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, लैमिला बोलेंगे। इसको हम लैमिला बोलेंगे। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, कैसे दिख रही है, ट्यूब जैसे दिख रही है, मतलब इसको हम टिब्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टिब्यूल। ये हमने टिब्यूल लिख दिया। तो 3 टाइप के मेनली मेसोसोम होते हैं, जो कि डिपेंड करता है कि किस टाइप की इनफोल्डिंग है। यहां पर नोट डाल के एक बहुत ही प्यारा सा पॉइंट मैंने लिखा है, एनसीईआरटी भी इसी पॉइंट को लिखती है कि है क्या मेसोसोम। तो मेसोसोम इनफोल्डिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन वैसे तो नॉर्मल तरीके से पाई जाती है, लेकिन कई दफा वो फोल्ड हो जाती है और करके स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको बोलते हैं मेसोसोम। 3 टाइप की स्ट्रक्चर बना सकती है, मैंने बताया भी। वेसिकल टाइप हो सकता है, लैमिला टाइप हो सकता है, टिब्यूल टाइप हो सकता है। ये 3 टाइप के मेनली स्ट्रक्चर हो सकते हैं। अभी इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये आपका बेसिक था जो मैंने उस दौरान बता दिया था जब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता रहा था, प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बता रहा था। आज मुझे क्या करना है, आज मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना है और मैं बात करूंगा पॉइंट की। ये एक स्ट्रक्चर सामने आपको दिख रही होगी, अगर इस स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो ये भी वही स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी बनाया। बस अब मैं एक पॉइंट बताने वाला हूं, धीरे धीरे करके हम मेसोसोम के पॉइंट देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक पॉइंट है, नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हर एक पॉइंट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको रटना ना पड़े, हर एक चीज आपको समझ में आए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेसोसोम जो होती है वो भैया इनफोल्डिंग होती है, किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब इस इनफोल्डिंग में क्या होता है, ये जो इनफोल्डिंग होती है, पहला तो एक वर्क आप देखिए कि भैया इसका वर्क क्या हो सकता है इनफोल्डिंग का। तो एक वर्क तो ये है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है। किसको इंक्रीज कर रहा है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है। ये पहला पॉइंट हो जाता है। आपको समझ में भी आ गया होगा कि अगर हम देखें तो नॉर्मल तरीके से यहाँ पर सरफेस एरिया देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन अगर आप इस पॉइंट में देखें जहां पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं या तो मैं कहूंगी राउंड कर रहा हूं, उसको अगर आप वहां पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको ज्यादा सरफेस एरिया देखने के लिए मिलेगी। तो पहला पॉइंट तो ये है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। ये बात सर समझ में आ गई, हाँ सर आ गई। अगर हम बात करते हैं क्या इसमें कुछ पाया जाता है क्या, हाँ इनमें पाए जाते हैं कुछ स्पेसिफिक एंजाइम जो लगे ही होते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक एंजाइम पाए जाते हैं जो इन्हीं की इनफोल्डिंग में लगे होते हैं, मेसोसोम में लगे होते हैं। ये क्या है, इनको हम क्या नाम देंगे भैया, इनको हम नाम देंगे, ये है एंजाइम, ये है एंजाइम। कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। सर एंजाइम्स का वर्क क्या रहता होगा, तो भैया जो एंजाइम्स होते हैं वो रिस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। किसमें, रिस्पिरेशन में, रिस्पिरेशन में, ठीक है। किसमें हेल्प करते हैं, रिस्पिरेशन में हेल्प करते हैं।
ये बात हो गई हमारी एंजाइम्स की, जो कि कहां पे पाए जा रहे हैं, मीजोजोम के इनफोल्डिंग में पाए जा रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग में पाए जा सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आई होप समझ में आई होगी आपको। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, मैंने 2 पॉइंट यहां पर क्लियर किए। पहला पॉइंट ये है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि इनमें जो इनफोल्डिंग होती है उनमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे अगर हम बढ़े तो एक बहुत ही प्यारा सा मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, जहां मैं एक पॉइंट को आपको समझाने वाला हूं कि ये जब सेल डिवीजन हो रहा होता है उस समय, और जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है उस समय भी हेल्प करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं, इस पॉइंट को हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। देखो, ये नॉर्मल से मैंने क्या बना दिया, ये मैंने बना दिया भैया तुम्हारा मीजोजोम। अब यहां पर मैं बना देता हूं डीएनए। चलो बना देते हैं, एक नॉर्मल सा डीएनए बना देते हैं। ये हमने क्या बना दिया यहाँ, ये हमने बना दिया कि भैया ये न्यूक्लियाइड है, इसका डीएनए पड़ा हुआ है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर मैं कह रहा हूं कि डीएनए रिप्लिकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डीएनए रिप्लिकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चा, डीएनए रिप्लिकेशन हो रहा है। अगर हम डीएनए रिप्लिकेशन की बात करते हैं तो इनफोल्डिंग तो वैसे ही पाई जाएगी, ये ऐसी इनफोल्डिंग थी। यहां पर हमारा क्या था, न्यूक्लियाइड था। अब ये रिप्लिकेट होकर 2 बन चुके हैं। कितने बन चुके हैं, रिप्लिकेट होकर 2 बन चुके हैं। तो आगे क्या होगा, ये जो मीजोजोम है ना, एक यहां पर बनेगा और एक जाकर आगे भी मीजोजोम बन जाएगा। एक न्यूक्लियाइड आएगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा, और एक न्यूक्लियाइड आएगा इसके साथ अटैच हो जाएगा। देन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा सेल डिवीजन। क्या होगा, इसके बाद होगा सेल डिवीजन। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा भैया कि कैसे सेल डिवीजन होता है। सबसे पहले एक न्यूक्लियाइड रहता है भैया, डीएनए रेप्लिकेशन होगा जिससे न्यूक्लियाइड 2 हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये दोनों अलग अलग मीजोजोम से अटैच हो जाते हैं और सेल डिवीजन हो जाता है। ये पॉइंट नंबर 4 था मेरा, जिसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप ये चीज समझ में भी आई होगी आपको। और कुछ पॉइंट है, और भी कुछ पॉइंट है, जैसे कि अगर हम मीजोजोम की बात करते हैं तो मीजोजोम का एक बड़ा ही प्यारा सा पॉइंट ये है कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है ना, सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है। तो मीजोजोम एक तरीके से हेल्प भी करता है जब सेल वॉल बन रहा होता है। ये वाली मेम्ब्रेन क्या है, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल। तो जब सेल वॉल फॉर्मेशन हो रहा होता है उस समय मीजोजोम क्या करता है, हेल्प करता है। किसकी हेल्प करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में। ये बात समझ में आ गई कि आपको नहीं आई? हाँ सर आ गई। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट और है कि अगर आपने पढ़ा होगा पिछला लेक्चर में ही मैंने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, यहां पर मैं लिखता हूं ग्राम पॉजिटिव और मैंने ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की बात की थी। किसकी बात की थी, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की बात की थी। इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने बात की थी। वहां पर एक पॉइंट मैंने बताया था कि जो ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया होते हैं उनमें वेल डेवलप क्या पाया जाता भैया, मीजोजोम पाया जाता है। मैंने ये पॉइंट पिछले वाले लेक्चर में लिखा रखा है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अब ये सारे पॉइंट मैंने एक जगह लिख दिए हैं, यहां पर आप आइए और अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिए। पहला पॉइंट क्या कहता है, हम इसको हाईलाइट करेंगे। हाईलाइटर लेते हैं। देखो मैंने क्या कहा कि भैया ये क्या करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को, बता दिया मैंने। हाँ, डीएनए रिप्लिकेशन करता है, साथ साथ में सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, मैंने आपको बताया। इसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं रिस्पिरेशन में, ये भी मैंने बताया आपको। साथ ही साथ ये सिक्रेशन, अच्छा ये सिक्रेशन वाला पॉइंट छूटा, सिक्रेशन बता देता हूं। सेल वॉल फॉर्मेशन करता है, बता दिया मैंने। और वेल डेवलप मीजोजोम किसमें पाया जाता है, ग्राम पॉजिटिव में पाया जाता है। अभी सिक्रेशन वाला पॉइंट आपको एक बार मैं बता देता हूं। तो देखो सिक्रेशन वाले पॉइंट को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, बड़ा ही प्यारा सा सुंदर सा एक पॉइंट है। सिक्रेशन में कैसे हेल्प करता है, तो देखो कोई भी चीज सपोज दैट हमें उसको बाहर निकालना है तो होता क्या, देखो ये मीजोजोम ऐसे बनते हैं, ये हमारे मीजोजोम ऐसे बन गए। अब होता क्या है, सपोज दैट अगर मैं एक स्ट्रक्चर को बनाता हूं, मैं फिर से इसमें आता हूं, इसको सब चीजें हटाता हूं, फिर आपको बताता हूं कि कैसे बनता होगा। चलो एक बार इनको मैं हटाता हूं फिर समझाता हूं। ठीक, मैंने हटा दी सारी चीजें। होगा क्या, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं कि ये पूरा सेल मेम्ब्रेन यहां वाली पूरी होगी। सपोज दैट कोई भी चीज है जो अनवांटेड चीज है वो यहां पर साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई है। कहां पर पड़ी हुई है, साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई है, कोई भी चीज पड़ी हुई है। अब मान लो उसको मुझे बाहर निकालना है, उस वक्त कहां करना है, बाहर निकालना है। तो होगा क्या, यहां पर वैक्यूल बनते हैं और वो अनवांटेड चीज यहां पर आ जाती है।
ये वैक्यूल जाते हैं और इनसे अटैच हो जाते हैं, और अटैच होने के बाद ये कुछ ऐसे ओपन हो जाते हैं। ये अनवांटेड चीज अब यहां पर आ चुकी है, और यहां से ये क्या हो जाती है, आउटर पार्ट में चली जाती है, बाहर निकल जाती है। ये भी वर्क करता है कौन, मीजोजोम। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखने वाले हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि क्या है, क्रोमेटोपोर। सर क्रोमेटोपोर क्या होता है, इसको भी मैंने तब बताया था जब मैं आपको सेल स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा था। कौन से वाले सेल स्ट्रक्चर के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के बारे में। वहां पर भी हमने क्रोमेटोपोर देखा था, यहां पर भी देख लेते हैं। तो अगर हम क्रोमेटोपोर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या होता है क्रोमेटोपोर। तो ठीक है, तो क्रोमेटोपोर जैसा कि आपको पता है कि ये भी कहां पर पाया जाएगा, ये भी पाया जाएगा सेल मेम्ब्रेन पर। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये भी इनफोल्डिंग है, किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। मैंने नोट डाल के ये पॉइंट सेम चीजें जैसे म्यूजोम में बताया वैसे मैं यहां पर भी बता रहा हूं। अगर हम क्रोमेटोपोर की बात करते हैं तो कुछ ऐसे होगा, देखो ध्यान देना, ये क्रोमेटोपोर ऐसे होते हैं। ये है हमारा क्रोमेटोपोर। ये क्या है, ये हमने बनाया क्रोमेटोपोर को। अगर हम इन क्रोमेटोपोर की बात करते हैं जो कि किसमें पाए जा रहे हैं, बैक्टीरिया में पाए जा रहे हैं, तो इन क्रोमेटोपोर में एंजाइम्स नहीं पाए जाते, इनमें कुछ पाया जाता है बड़ी ही प्यारी सी सुंदर सी चीज जिसे हम बोलते हैं पिगमेंट। क्या बोलते हैं, पिगमेंट। इनके सरफेस एरिया पर क्या पाया जाता है, पिगमेंट पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं, यहां पर मैं लिखता हूं, इनमें पाए जाते हैं पिगमेंट। और अगर पिगमेंट पाए जा रहे हैं तो सर थोड़ा सा तो आपको याद होगा कि जो पिगमेंट है उसका काम क्या रहता है भैया, हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में। किसमें, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। आया कि नहीं समझ में, आया। बिल्कुल हमें पता है सर कि पिगमेंट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। डाउट तो हमें यहां पे हो रहा है सर, तो क्या बैक्टीरिया भी करते हैं क्या फोटोसिंथेसिस? हाँ करते हैं जी, बिल्कुल करते हैं। सभी बैक्टीरिया करते हैं क्या? नहीं करते। तो यहां पर हम लिखेंगे कि क्रोमेटोपोर नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। मैं यहां लिखता हूं नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, इन ऑल बैक्टीरिया। ये तो एक पॉइंट है, बहुत ही प्यारा सा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है कि सभी बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होते। तो भैया कहां प्रेजेंट होते हैं, तो इसका बहुत ही प्यारा एग्जांपल साइनो बैक्टीरिया। ये साइनो बैक्टीरिया जो एग्जांपल है वो बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है। केवल ये साइनो बैक्टीरिया पर प्रेजेंट होते हैं। क्यों? इन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। ब्लू, यहां पर लिखता हूं, ये हो गया ब्लू ग्रीन और एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी BGA के नाम से भी जानते हैं साइनो बैक्टीरिया को। यानी साइनो बैक्टीरिया के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनमें क्रोमेटोपोर पाए जाते हैं जिनमें पिगमेंट पाए जाते हैं, और पिगमेंट हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस करने में। ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा? हाँ सर, क्लियर हो गया। अगर हम आगे बढ़ें तो अब हमने क्रोमेटोपोर और पिगमेंट वाला पॉइंट पढ़ लिया, हमने मेसोजोम भी पढ़ लिया। अब हमें पढ़नी है NCERT। चलो फिर NCERT पढ़ लेते हैं। आ जाओ, NCERT कहां गई भैया? NCERT ये में गई NCERT। ठीक है, अब हम क्या पढ़ लेंगे? NCERT पढ़ लेंगे। एक बार देख लेते हैं भाई, सभी लोग अपने अपने NCERT ओपन कर लें और देखें। यहां पर देखो, ये यहां पर लिखा हुआ है स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। क्या होता है भैया? मीजोजोम होता है, जो कहां पर पाया जा रहा है, जो इनफोल्डिंग है एक तरीके की, जो एक तरीके की क्या होती है? इनफोल्डिंग होती है। किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। पॉइंट लिखा हुआ है। ये 3 टाइप के हो सकते हैं, यहां पर लिखा है वेसिकल टाइप, टिब्यूल टाइप और लैमिला टाइप। मैंने बताया भी, समझाया भी इस चीज को। और ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं इन सेल वॉल। आगे बढ़ते हैं, हेल्प करते हैं इन सेल वॉल फॉर्मेशन में। सर पॉइंट बताया था क्या आपने? बिल्कुल बताया था मैंने। ये डीएनए रिप्लिकेशन में भी हेल्प करते हैं, बिल्कुल करते हैं, मैंने बताया भी डीएनए रिप्लिकेशन में कैसे हेल्प करते हैं। सर ये रिस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं, ये सिक्रेशन में भी हेल्प करते हैं, साथ ही साथ में ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को। सर सारे पॉइंट आपने तो समझा दिए, सारे तो एनसीईआरटी के थे, हमने तो सोचा ही नहीं था कि एनसीईआरटी के हैं। भैया एनसीईआरटी के सारे पॉइंट रहते हैं, बस हमें समझना पड़ता है। एक होता है एनसीईआरटी को पढ़ लेना,
हमने पढ़ लिया कि भाई ये वर्क, हमें कुछ मतलब नहीं पता कि कैसी चीजें हो रही हैं, क्या है क्या नहीं है, हमने बस पढ़ रखा है एनसीईआरटी को, भाई हमें आती है एनसीईआरटी। एक होता है कि आप पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, देन आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तब आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होते हैं, आपकी पकड़ बनती है कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अगला और पढ़ते हैं भाई। तो अगर हम बात करते हैं तो हमने कहां पे पढ़ लिया, यहां तक पढ़ लिया। अच्छा, इनमें कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। अच्छा, क्रोमेटोफोर की बात कर रहा है, जिनमें कुछ ये इसमें क्या पाए जाते हैं, कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। और अगर हम क्रोमेटोफोर की बात करते हैं, जो कि ये यहां पर लिखा हुआ है, ये यहां पर लिखा हुआ, क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं, जिनमें क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट। और ये किसमें पाए जाते हैं, केवल और केवल साइनोबैक्टीरिया में। हाँ, पॉइंट समझ में आ गए होंगे आपको एनसीईआरटी समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं ऐसे। ठीक है, अब हम बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन की तरफ और हम करेंगे डीपीपी नंबर 4। सर डीपीपी नंबर 4 क्यों करवा रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड कहां है, तो भैया जैसे जैसे लेक्चर आते हैं, आज का लेक्चर नंबर 4 है, तो आज हम डीपीपी नंबर 4 कर रहे हैं। जैसे जैसे लेक्चर आते हैं हम उसी लेक्चर के दौरान डीपीपी कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वन इज करेक्ट अबाउट मीजोजोम। तो पहला करेक्टर है, ये एक तरीके का करेक्टर है क्या बैक्टीरिया का, हाँ बिल्कुल है। ये इनफोल्डिंग होती है क्या सेल मेम्ब्रेन की, हाँ बिल्कुल है। ये वेसिकल फॉर्म में हो सकते हैं, टिब्यूल फॉर्म में हो सकते हैं, लेमिला फॉर्म में हो सकते हैं, बिल्कुल सभी ऑप्शन सही है इसके। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल आर अब्सेंट इन। तो भैया प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होते हैं, सोचने विचारने वाली बात नहीं है, ये प्रोकैरियोटिक सेल से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नॉट ट्रूथ इन, मतलब नॉट ट्रूथ अबाउट मेसोजोम। तो भैया क्या नहीं है ट्रूथ, क्या ये सेल वॉल फॉर्मेशन करता है, क्या बिल्कुल वहां पर उसका रोल है, हेल्प करता है। क्या ये सेलुलर रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, क्या बिल्कुल करता है। क्या ये डीएनए रिप्लिकेशन करता है, क्या बिल्कुल करता है। क्या ये नाइट्रोजन फिक्स करता है, क्या नहीं भैया ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, और पढ़ा नहीं तो गलत है। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। विच वन इज करेक्ट अबाउट मेसोजोम, कौन करेक्ट है मेसोजोम के बारे में। तो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, चलो ये तो क्वेश्चन रिपीट ही हो गया, पहला नंबर फिर से पूछ लिया गया, तो इसका नंबर 4th ऑप्शन सही है, आपको पता ही होगा, हमने कर ही दिया। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, हमारे पढ़ने का तरीका आपको समझ में अभी तक आ जाना चाहिए। हम पढ़ते हैं पहले कॉन्सेप्ट, फिर एनसीईआरटी, फिर डीपीपी। ठीक है, आज के क्वेश्चन कम थे, कम इसके क्वेश्चन ज्यादा आते भी नहीं, जितने आए थे मैंने बता दिए, और सारे कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दिए। क्वेश्चन वगैरह आएंगे तो आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो फिर मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। ऐसे ही हम कंप्लीट अपनी एनसीईआरटी को पढ़ने वाले हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद हो, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हो, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।